प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इस कविता को जानने से पहले मैं आपका बताने देना चाहूँगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध तार शब्दों के माध्यम से हिंदी कविता के क्षेत्र में इन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया था और उनका एक ध्येय था मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना को जागृत करना। इन्होंने अपने कविताओं में, कहानियों में, निबंधों में और अन्य रचनाओं में यानी मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसको आधार बनाया और उसकी जो समस्याएं हैं, कुंठा है, दयनीयता है, दरिद्रता है, गरीबी है आदि का इन्होंने अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कहा जाता है कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत कवि दिखाई देते हैं। यानी मार्क्सवाद को आधार मान करके इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया और इन्होंने यानी मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं, जो इसका मुख्य ध्येय है, उसी के अनुसार उन्होंने पूंजीपतियों हैं, सेठ साहूकार हैं, बड़े जो पैसे वाले हैं उनका विरोध किया और उन्होंने गरीब जो सामान्य जनता है, किसान है, मजदूर है आदि का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यह वर्ग यानी सदियों से पिछड़ता आ रहा है। भारत आज़ाद हो गया लेकिन आज़ाद भारत में इनको बराबर यानी महत्व नहीं दिया गया और ये आज भी यानी अपना शोषित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया और तार शब्दों के माध्यम से यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 1943 के आसपास तार सप्तक प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ जो निकाले उनमें यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं और इन्होंने मध्यम वर्गीय चेतना का पुरजोर समर्थन किया है। और अभी मैंने बताया कि मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने पूंजीपतियों, अमीरों, सेठ साहूकारों का तो विरोध किया ही और उन्होंने कहा कि सर्वहारा समाज यानी का समर्थन किया और समाज में मेल जोल तभी बढ़ सकता है जब यानी सभी वर्ग के लोग यानी एक दूसरे से मिल करके और अपने अपने हक का मतलब कमाएं और एक दूसरे के सिद्धांतों में विश्वास करें। तो यथार्थवादिता का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान देखा जा सकता है और उन्होंने आदर्शवाद के लिए तो उन्होंने अपने काव्य में कोई जगह ही नहीं दी, बल्कि इन्होंने जो काव्य लिखा वो यथार्थवाद को ध्यान में रख करके लिखा गया। यथार्थवाद यानी हाँ समाज में ऐसा ही है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी था और यथार्थवाद को ध्यान में रख करके इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया था। मुद्रा राक्षस इनकी एक रचना है, इनकी एक कविता है। इसमें मुद्रा राक्षस के बारे में इन्होंने बताया है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति यानी दूसरे की पत्नी का हरण कर लेता है, जो निर्जन वन में रहता है और ब्राह्मण का धन हर लेता है, वो ब्रह्म राक्षस है। लेकिन प्रस्तुत कविता में कवि ने जो ब्रह्म राक्षस यानी चित्रित किया है वह याज्ञवल्क्य की स्मृति से भिन्न है। यह ऐसा ब्रह्म राक्षस है जो कि आत्मनिर्वासित होकर जीवन के कटु संघर्ष झेलता है। इसमें ब्रह्म राक्षस मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना तथा उसका अवचेतन मन, पाप छाया एवं अपराध बोध से भुंजिल है। इस कारण अतीत को वर्तमान से जोड़कर अपने संचित ज्ञान को व्यवहारिक सार्थकता में रूपांतरित नहीं कर पा रहा है। इसमें बावड़ी समूह मन या इतिहास मन का प्रतीक है। लोक जीवन में यह अंधविश्वास रहता है कि
सोने खंडरों, मकानों, बावड़ियों में भूत रहते हैं। इसी अंध आस्था को प्रतीक रूप में अपनाकर कवि कहता है कि शहर के एक कोने में खंडर के पास परित्यक्त बावड़ी में कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। उस बावड़ी में घना अंधकार रहता है और उसकी सीढ़ियाँ पानी के अंदर काफ़ी दूरी तक हैं। वह ब्रह्म राक्षस जब कभी पागलों की तरह बड़बड़ाता है तो उसकी गूंज काफ़ी दूर तक फैल जाती है। वह ब्रह्म राक्षस बावड़ी में अपनी पाप छाया या अपराध बोध को दूर करने के लिए दिन रात अपना शरीर घिसकर धोता रहता है। वह सारे देह की खूब सफाई कर रहा है, फिर भी उस पर से मैल नहीं छूट रहा है। तो इस प्रकार से जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने यह ब्रह्म राक्षस जो कविता लिखी है, इस कविता में पूरा का पूरा सारांश यानी ब्रह्म राक्षस मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना के प्रतीक के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस प्रकार मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना अपने अतीत से चिपकी हुई है। वह इतिहास में भी रहकर अपने व्यावहारिक ज्ञान को सार्थक बनाना चाहती है, परंतु अंधविश्वासों के कारण उसका अवचेतन मन पाप छाया से ग्रस्त रहता है। साथ ही अपने ज्ञान को सार्थक न बता पाने से वह अपराध बोध से भी दबा हुआ है। इस तरह ब्रह्म राक्षस अतीत और वर्तमान रूपी दो पार्टों के बीच में पिस जाता है। इतिहास में ही अटके रहने से उसकी मौत हो जाती है। तो ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो प्रतीक विधान कविता है और प्रतीकों के माध्यम से इसमें इशारा किया गया है कि मध्यम वर्गीय जो बौद्धिक वर्ग है वो इसमें पिसता रहता है। उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहे, अधिकार तो हैं लेकिन उनके पूरे अधिकारों का वो खुद प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक बिंब या प्रतीक के माध्यम से इस कविता को समझा जा सकता है। इसमें प्रतीक विधान अगर देखा जाए तो ये प्रतीकात्मक रचना तो है ही। इसमें ब्रह्म राक्षस सामान्य व्यावहारिक ज्ञान वाले बुद्धिजीवी का अर्थात मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है जो अपराध बोध से बुंजिल है। बावड़ी समूह मन या इतिहास मन का प्रतीक है। जैसे बावड़ी में सघन अंधकार व्याप्त रहता है, उसी प्रकार मानव मन का अतल गहराइयों में निराशा रूपी अंधकार आच्छादित है। बावड़ी के पास गुलर का पेड़ है, उस पर उल्लुओं के भूरे गोल खाली घोंसले लटक रहे हैं जो कि मानव की भाव शून्य अनुभूतियों के प्रतीक हैं। ब्रह्म राक्षस स्वयं को पाप छाया से मुक्त करना चाहता है, इस कारण वह कोरे बुद्धिजीवी व्यक्ति चेतना का प्रतीक है। अब प्रस्तुत कविता में अगर इसको और गहराई से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इस कविता में नवीन चिंतनशीलता का भी प्रयोग हुआ है। वह अपने जीवन एवं उसकी समस्याओं को लेकर चिंताग्रस्त रहता है। ब्रह्म राक्षस बावड़ी में रहता हुआ अपने को स्वच्छ करने का प्रयत्न करता है। वह बाहें, छाती तथा मुंह आदि अंगों को निरंतर घिसता रहता है और उनकी सफाई करता है। साथ ही वह मंत्रोच्चार करता हुआ अपने निर्वासित जीवन की समाप्ति की कामना भी करता है। और इसको अगर आके देखा जाए तो ये एक प्रतिनिधि कविता भी यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। और मुक्तिबोध ने अपने समय के जटिल यथार्थ को उभारने में जहाँ फैंटेसी को माध्यम बनाया है, वहाँ उन्होंने नवीन प्रतीकों के माध्यम से मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना एवं नए युग की अनुभूतियों का सशक्त चित्रण इस कविता में किया है। ब्रह्म राक्षस कविता में उन्होंने प्रतीक एवं फैंटेसी के सहारे अपराध बोध से ग्रस्त मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना तथा नवीन सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण किया है। उक्त कविता में जहाँ मुक्तिबोध की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहीं इसमें युगीन अंतर्विरोध भी व्यक्त हुआ है। यह मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता है और इसमें अनेक व्यक्तिवादी स्वर के साथ सामाजिक बौद्धिकता का स्वर भी सशक्त रूप में प्रस्फुटित हुआ है। वर्तमान जीवन के प्रति अगर इस कविता को देखे जाएं तो इसमें सार्थकता है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता समकालीन मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना पर आधारित तो है ही,
वर्तमान काल में सामाजिक जीवन के संदर्भ में इस कविता की सार्थकता इस कारण है कि इसमें अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यम वर्ग अपने व्यवहारिक ज्ञान को समयानुसार नहीं ढाल सका है। उसका अवचेतन पाप बोध से ग्रस्त है। भले ही वह नए सामाजिक परिवेश के साथ स्वयं को समन्वित रखना चाहता है, फिर भी वह अंधविश्वासों से ग्रस्त है। उसकी बौद्धिक चेतना अपने अतीत से जुड़ी हुई है। ब्रह्म राक्षस की तरह है, वह अतीत से मुक्ति नहीं पा रहा है। इस तरह वह स्वयं को सभ्य समाज से कटा हुआ या निर्वाचित सा मान रहा है। इस कविता में प्रतीक रूप में यही व्यवहारिक पक्ष व्यंजित करना कवि का उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य के कारण वर्तमान जीवन संदर्भ में यह पूर्णतया सार्थक कविता है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है। इसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया है। इसमें मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना को ब्रह्म राक्षस के प्रतीक रूप में चित्रित करते हुए यह बताया गया है कि बावड़ी में रहने वाला भूत ब्रह्म राक्षस की तरह पाप छाया से ग्रस्त मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना अपने संचित ज्ञान को वर्तमान के साथ व्यवहारिक सार्थकता नहीं देती है और वह अतीत से ही जुड़ी चिपकी रहती है। मुक्तिबोध की प्रस्तुत कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से नई कविता का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने यानी ब्रह्म राक्षस जो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रतीकात्मक कविता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि मध्यम वर्गीय परिवार यानी हमेशा से यानी अपने अधिकारों के प्रति लड़ता रहा है। उसको अधिकार मिल गए लेकिन आज भी वो यानी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस कविता के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने यानी एक यथार्थवादी दृष्टिकोण इस कविता में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने तो जैसे मैंने पहले बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी अगर इनको देखा जाए तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में वो हिंदी साहित्य में गिने जाते हैं। और इन्होंने यथार्थवाद को लेकर के जो साहित्य रचा वो साहित्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके समकालीन जो कवि हैं उन्होंने भी यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से बौद्धिक मध्यम वर्गीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन वो अधिकारों के प्रति यानी लड़ती रहती है, अधिकार उसको मिल गए लेकिन फिर भी यानी वो शोषण के बिना शोषण उसका एक मतलब उच्च वर्ग का यानी इन पर अधिकार सा हो गया है। तो इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण पूंजीपतियों का, सेठ साहूकारों का यानी विरोध करना और इसमें यानी निम्न मध्यम वर्गीयों को अग्रसर करना, यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, इनकी गरीबी है, निर्धनता है, असहाय जीवन है आदि को यानी इन्होंने अपने काव्य में प्रकट किया। और प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने इस प्रतीकात्मक कविता के बारे में आपको जानकारी दी। तो ये कविता अपने प्रतीकात्मक दृष्टिकोण के लिए बड़ी ही प्रसिद्ध है और इस पर कई प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। जो ब्रह्म राक्षस कविता जो समझ लेता है तो वो मानो गजानन माधव मुक्तिबोध को भी समझ लेता है। मुक्तिबोध यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने यथार्थवादिता को यानी ध्यान में रख करके अपने साहित्य का सृजन किया। उनके जैसे निबंध हैं, उनकी और भी रचनाएं हैं, गद्य की जो विधाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में उनका व्यवहारिक पक्ष जो यानी साधन विहीन लोग हैं उन लोगों के प्रति उनका झुकाव रहा है और वो उनका समर्थन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।